अब अच्छा, मैंने एक चीज डिसाइड की है कि जहां पर मुझे अब कुछ फिगर्स लेनी है, क्योंकि छठा चैप्टर इसके बाद मैं शुरू करूंगा, वो मैंने बुक से ही कराना है सारा डेफिनेटली। मैं अभी तक सारी चीजें खैर बुक से ही करा रहा हूँ, कुछ भी बाहर नहीं गया ग्रिफिथ से। तो मैं उससे बुक्स फिर कॉपी कर लूंगा वहां से और उनकी कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग खुद भी ग्रिफिथ पढ़ें तो ये कोई खास मुश्किल किताब नहीं है, इसने बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई है किताब, एक बंदा खुद भी पढ़ सकता है। मेरा सिर्फ पर्पज ये होता है कि मैं जो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की जाती, या इन बिटवीन मैथमेटिकल स्टेप्स फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं, उनकी बात करता हूँ इस लेक्चर में। तो सारे लोग आ गए जिन्होंने आना था, ठीक है। लेट मी सी के कितने लोग हैं अभी। ठीक है, 9 लोग आ गए अभी तक। हमने टेस्ट किस दिन रखा था? मंडे को ऐसे। नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, ओके, जो कमिंग मंडे है। अच्छा चलिए, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी जिसको अभी तक खैर दुआ ने सारा ही वो एक्सप्लेन करा दिया दोबारा से, कि हमने कहा था कि 3 किस्म की कोलिजन्स हमने पढ़ी थी। इलास्टिक कोलिजन थी, ठीक है, और हमने कहा था एक्सप्लोसिव है जिसमें एक पार्टिकल डिके करता है, और एक स्टिकी कोलिजन है जिसमें 2 पार्टिकल टकरा के आपस में जुड़ जाते हैं। कल हमने एक की एग्जांपल की थी जिसका नाम था स्टिकी कोलिजन, कल से मुराद लास्ट लेक्चर। और आज मैं बात करूंगा डिके वाले एक्सप्लोसिव पार्टिकल की। सो लेट्स डू द एग्जांपल। आज की जो एग्जांपल है मेरे पास वो है कि सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m at rest decays into 2 particles या 2 pieces, जो भी कह लें आप, ठीक है, each of which has the mass m। यानी एक पार्टिकल जो है, जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये वाली, यानी इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं तो इसमें b और c बराबर है। यानी फर्ज कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पार्ट ये इस तरह, दिस इज एन एक्सप्लोजन ऑफ द टाइप ए, जो है वो चला जाता है बी में और बी में, और इनके ब्रैकेट में मैं मैसेज लिखने लगा हूं। यानी ए का मैस भी m है, कैपिटल M है, और बी का मैस स्मॉल m है, और सी का बी का मैस दूसरे का भी, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल मैसेज हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच पीस एज इट फ्लाइज अवे, ये सवाल है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? एनीवन? जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल। अच्छा मुझे बताइए कि जो वेक्टर ऑफ जो 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 p का फॉर्म वेक्टर होगा मोमेंटम, उसकी फॉर्म क्या होगी? e और वेक्टर p यही होगी ना, और e किसके बराबर होगा? e बराबर होगा mc स्क्वेर्ड, क्योंकि रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट मास एनर्जी है, और vp, और p कितना है उसका? 0 है ना, क्योंकि एट रेस्ट है। तो एट रेस्ट का मतलब है mc स्क्वेर्ड उसकी रेस्ट मास एनर्जी है, और मोमेंटम रेस्ट में पार्टिकल का 0 होता है, ठीक है। क्लियर है बात? सिमिलरली आप में से मुझे कोई बताएगा कि pb क्या होगा? pb क्या होगा? e ऑफ b और vpb। इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं कि जरा c लिख लेते हैं यहां पे, चलें, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, लेकिन b और c का मैच सेम है, एक जैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। और मुझे आपको, आप में से कोई बताएगा pc क्या होगा?
क्या होगा पीसी? ECN PC। चले जी, बाय यूजिंग, जो मैंने ऊपर लिखा था वो यहां से पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ई ए जो है वो बराबर है ई बी के और ई सी के। ठीक है, क्लियर है बात? इंप्लाइज एम सी स्क्वेड इज इक्वल टू ई बी प्लस ई सी। सिमिलरली मैंने क्या कहा था आपको कि इसका मोमेंटम तो जीरो है, दिस इज इक्वल टू वी पी बी प्लस वी पी सी। दिस इंप्लाइज कि वी पी बी इज इक्वल टू माइनस वी पी सी। बी और सी के मोमेंटा, इसका मतलब दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दे आर मूविंग बैक टू बैक, क्योंकि उनके मोमेंटास एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है। जो मर्जी कंपोनेंट एक्स लेंगे तो एक्स और माइनस एक्स में जाएंगे, वाई लेंगे तो वाई और माइनस वाई, जेड लेंगे तो जेड और माइनस जेड में। नाउ वी हैव जनरल रिलेशन, हमारे पास क्या है? E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वेड सी स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड सी 4। अच्छा चलें, तो यहां से क्या निकलेगा? ई ए किसके बराबर आ जाएगा? सॉरी, ई बी किसके बराबर आ जाएगा? ई बी इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी 4। ई सी किसके बराबर आ जाएगा? ई सी आ जाएगा पी सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी 4, बट वी नो दैट कि हमें यह बात पता है कि पी बी और पी सी आपस में बराबर हैं, और चूंकि पार्टिकल्स के मैसेज भी सेम हैं, लिहाजा गिविंग दिस विल गिव अस giving EB is equal to EC। Hence, अब ये जो इक्वेशन है ये क्या देगी आपको? Hence, इक्वेशन this one will give us MC squared is equal to 2 times किसी भी, चूंकि ये ई ए और ई बी बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब है दिस इज 2 टाइम्स ई ए कर लेते हैं, और ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स एम ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर्ड। एक पार्टिकल जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा होता है उसकी जो एनर्जी है वो m ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर्ड ओवर सी स्क्वेयर्ड होती है, और एक सी स्क्वेयर्ड भी आएगा ऊपर में, सॉरी यहां मैं लिखना भूल गया था, सी स्क्वेयर्ड उसकी एनर्जी होती है। यानी ऑफ कोर्स अगर वेलोसिटी 0 होती तो एम सी स्क्वेयर्ड होता। अच्छा, गोल क्या था हमारा? हमने वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी किस तरह निकलेगी? यहां से वेलोसिटी ऐसे निकलेगी कि मैं इसको सॉल्व कर लूंगा v के लिए, तो इसको उठा के उधर ले जाता हूं, तो इसका मतलब है ये जो चीज आ गई, दिस थिंग बिकम्स, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया m ओवर 2, सॉरी 2m ओवर m, 2m ओवर कैपिटल M, या दिस इंप्लाइज कि यहां से मैं इसको एक उठा के उधर ले जाऊं तो v की वैल्यू निकाल सकता हूं। सो v इज इक्वल टू c टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 2m ओवर कैपिटल M का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास
तो मैंने वेलोसिटी निकाल ली है। अब अगर आप इसको देखें तो ये वेलोसिटी एक सेंस बना रही है। क्या सेंस बना रही है? सो यू कैन सी दैट this will make sense only if 2m, अगर 2m जो है वो लेस देन m हो, यानी पार्टिकल कभी भी अपने पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल का मास नहीं बना सकता। क्यों? अगर ये ऐसा हो जाता तो यू कैन सी दैट इफ मेक सेंस ओनली m इज इक्वल टू 2m। सो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इफ सॉरी मैंने कहा ठीक है, लिखा उलट है। इफ m इज ग्रेटर देन 2m, लिखा बोला ठीक था, लिखा गलत था, क्योंकि m देखें 2m से बड़ा होगा तो ये 1 से छोटा होगा, तो तभी तो रियल बनेगा ना, अदरवाइज तो वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दिस मींस दैट देयर हैज टू बी एनफ रेस्ट मास एनर्जी available to cover the rest mass energy of the final particles. Of course, the remaining will go to the kinetic energy. इतनी होनी चाहिए उसके पास, डिकेइंग पार्टिकल के पास एनर्जी कि वो दो पार्टिकल्स पैदा कर सके। यानी इसका मतलब है ये एक थ्रेशोल्ड होता है। सो इट मींस m is equal to 2m is a थ्रेशोल्ड। यानी अगर m इज इक्वल टू 2m है तो दो पार्टिकल बनेंगे भी तो मूव नहीं कर सकेंगे, क्यों? वेलोसिटी जीरो होगी उनकी। सो दिस इज अ थ्रेशोल्ड। और अगर आप देखें तो इसी थ्रेशोल्ड की वजह से, अगर आप देखें तो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। अगर आप ड्यूट्रॉन में देखें तो मास ऑफ अ ड्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ अ ड्यूट्रॉन इज, मैंने कहा था हम सारी चीजें एनर्जी के यूनिट में लिखते हैं, 1875.6, मैंने ग्रिफिथ से ही लिखा है ये मास भी, MeV/c²। ये मास होता है इसका। और ये किसके बराबर होता है? अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लें प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें तो ये बनता है 1897 बनता है, 1877 सॉरी, 18.9 MeV/c²। इसीलिए दैट इज व्हाई अ न्यूट्रॉन इज स्टेबल। तो देखिए स्टेबिलिटी की कंडीशन कितने आराम से निकल सकती है। आपने टोटल मास चेक करना है पार्टिकल का। अगर कोई रिएक्शन आता है जिसमें मैं कहता हूं कि जी इन दो पार्टिकल में जा रहा है, उन दो का मास टेबल में गिवन है, उन दो का मास चेक करें आप, तो आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, फाइन होगी, परफेक्ट बात है ये। तो हम इससे निकाल सकते हैं उस पार्टिकल की कि स्टेबिलिटी है कि स्टेबल है या वो वाकई ही डिके करेगा। यहां तक कोई सवाल हो? एनी क्वेश्चन जी? कोई सवाल? कोई क्वेश्चन है जी आप लोगों का? नहीं सर, मेरा तो नहीं है। ओके, बुशरा आपका? नो सर। इकरा आपका सवाल है कोई? अच्छा, शायद इकरा मौजूद नहीं नो है। सर। और नो सर। अच्छा, ओके, गुड। अवैस अवैस नियाज है, कौन है ये? आपका कोई सवाल?
नबिया, आपका कोई सवाल है? अच्छा, मैं नेक्स्ट लेक्चर से रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा लेक्चर की। जो लाइव होंगे वो सुन लेंगे, जो नहीं होंगे वो फिर दे हैव टू पे द प्राइस। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर तो ठीक है, चलने दे, लेकिन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है? सर बट अगर वट एवर वट एवर इफ बट शट होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट लीव इट। ठीक है? अगर कोई मैनेज कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज फिर यूनिवर्सिटी ने तो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसको। जी सर। बता दीजिएगा कल सब लोगों को कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं। और फ्रॉम नो ऑन मैं नोट्स भी पोस्ट नहीं करूंगा, सो यू गाइस हैव टू राइट इट। अच्छा चले, एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको। वो एग्जांपल ये है कि सॉरी, एग्जांपल ये है कि फर्ज कीजिए, अब हम जरा देखते हैं कि अब हम लेट्स कम टू द रियल पार्टिकल, टू एन एग्जांपल ऑफ अ रियल पार्टिकल फिजिक्स। और वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल क्या है कि अ पाइऑन, जिसको हम, आपको याद होगा, ये कहते थे पाई प्लस, decaying to a muon and its corresponding एंटी, यूजली लिखते न्यूट्रिनो ही है, लेकिन मैं एंटी न्यूट्रिनो किसी वजह से लिख रहा हूं। दैट इज, अगर आप इसको रिएक्शन वाइज लिखेंगे तो रिएक्शन का मतलब ये है कि पाई प्लस गोज टू म्यू प्लस 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 न्यू सब म्यू बार। ठीक है? अच्छा, आप इस रिएक्शन को देखें, क्या अलाउड है ये रिएक्शन? जरा इस रिएक्शन के जो हमने सिलेक्शन रूल पढ़े थे जरा वो देखते हैं अब ना। ठीक है? कि क्या ये रिएक्शन अलाउड है? चार्ज, क्या ये कंजर्व है या नहीं? कंजर्व्ड है दोनों तरफ, इधर भी +1 यूनिट ऑफ चार्ज है, लेफ्ट साइड पे भी, राइट पे भी +1 यूनिट ऑफ चार्ज है, बिल्कुल कंजर्व्ड है। बैरियन नंबर, चलिए चार्ज में लिख देता हूं +1 है एट बोथ साइड्स एंड हेंस इज, यानी रिएक्शन लिखना है लेकिन पहले देखना है कि अलाउड भी है या नहीं है। बैरियन नंबर इट इज 0, कोई बैरियन नहीं है दोनों में, मेजान है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर लेफ्टॉन है। इट इज 0 फॉर on each side and hence is conserved. Okay, how about the lepton number? Initial state में lepton number क्या है? 0 है। Final state में lepton number क्या है? μ1 का +1 होता है और एंटी μ1 का, एंटी न्यूट्रिनो का -1 होता है, तो ये 0 है, तो hence conserved। चूंकि स्ट्रेंजनेस है ही कोई नहीं है तो सब कुछ ही कंजर्व्ड है, तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाकी तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन जो है, न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है, तो देखिए अब नेचर ऑफ इंटरेक्शन जो है ये वीक है, एज इट इन्वॉल्व्स द न्यूट्रिनो, सो इट इज अ वीक इंटरेक्शन। क्योंकि मैंने कहा था कि वीक इंटरेक्शंस में लेप्टॉन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली भी आ सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिनो सिर्फ और सिर्फ वीक इंटरेक्शंस में आते थे। तो मैंने नेचर ऑफ रिएक्शन भी आपको बता दिया कि कौन सी है। चलें अब आते हैं रियल पार्टिकल फिजिक्स की कैलकुलेशन के लिए। मैंने बताना यह है कि एक पाइऑन गया है ऊपर वाली एग्जांपल में, और सवाल जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि, सवाल ये है कि, क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ
द mu1। ये क्वेश्चन है जी, ये स्लाइटली डिफरेंट है पिछले केस से। सो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका ये है कि रिमेंबर in this case the two particles in the final state are not of the equal mass। ठीक है, and the neutrino is massless। अभी तक हम massless, बहुत थोड़ा mass है उसका, लेकिन हम उसको massless ही ले रहे हैं कि न्यूट्रिनो तो massless है लेकिन mu1 जो है वो massive है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अगेन अगर आप देखें, लेट्स लुक एट अगेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेट्स लुक एट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, जब भी मैं मोमेंटम की बात करता हूं यहां पर तो फोर मोमेंटम की बात करते हैं हम पार्टिकल फिजिक्स में। एनर्जी मोमेंटम को फोर मोमेंटम में हमें पता है दोनों ही छुपे हुए हैं। यानी मतलब मेरा ये है इसके लिखने का कि पी पाई जो है वो बराबर होगा पी म्यू के प्लस पी न्यू के। न्यू के नीचे मैं अब म्यू नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि न्यूट्रिनो है। ठीक है, न्यू म्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें ना लिखें। लिखने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, चलें लिख ही लेते हैं। खैर मोमेंटम होते हैं तो एनर्जी के बराबर होगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इन ये फोर मोमेंटा उसी सूरत में इक्वल होंगे अगर पाई ऑन की एनर्जी म्यू ऑन की एनर्जी प्लस ई ऑफ म्यू ऑन की एनर्जी के बराबर हो। सिमिलरली इनके जो मोमेंटस हैं, थ्री मोमेंटस, वी ऑफ पाई ऑन जो है वो बराबर होगा वी ऑफ थ्री वेक्टर ऑफ म्यू ऑन प्लस वी ऑफ म्यू ऑन के। लेकिन आपको यह बात पता है तो जीरो बराबर है इसके कि दोनों मोमेंटस का सम जीरो है। इसका मतलब यह है कि ये जो है पी म्यू जो है वो बराबर है माइनस ऑफ पी न्यू के। दैट इज द म्यू ऑन एंड द न्यूट्रिनो फ्लाइज बैक टू बैक। अब उनके थ्री मोमेंटस तो बराबर हैं, उनके थ्री मोमेंटस बराबर हैं, उनके बैक टू बैक जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैसेज डिफरेंट है तो अब मैं पहले वाला काम नहीं कर सकता कि जी राइट हैंड साइड में ट्वाइस कर दूं, क्योंकि अब पार्टिकल्स डिफरेंट मास के हैं। अब कैलकुलेशन जो है इट इन्वॉल्व सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट, और ये मुश्किल नहीं है, स्लाइटली ट्रिकी जरूर है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन आराम से हो सकती है। तो आप ऐसे कुछ सजेस्ट करना चाहेगा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसकी? सर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सबकी, कैसे करेंगे? शाबाश। सर जैसे पाइऑन की एनर्जी जो सी होती है वो हमारे पास mc² होगी क्योंकि उसका मोमेंटम नहीं होता, और हमारे पास न्यूट्रिनो की होगी पी होगी क्योंकि उसका मास नहीं होता, और दूसरी म्यू की हमारे पास होगी mc² प्लस pc²। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें शाबाश। देखिए मैं जो मैं कर रहा हूं कि आप वही बात जो मैं जिस तरीके से मैं करने लगा हूं क्या आप वही बात कर रही हैं? अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो
अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है कि किसी पार्टिकल के भी 4 मोमेंटम का स्क्वायर उसके मास स्क्वायर के बराबर होता है, m स्क्वायर c4 होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। यहीं से आपको पता चलता है ना, यही एक्चुअली देती है आपको इक्वेशन के ई स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो जो भी पार्टिकल है उसके 4 मोमेंटम का स्क्वायर उसके मास स्क्वायर टाइम्स c4 के बराबर है। c को अगर 1 कर लें तो मास स्क्वायर के बराबर है। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर c4। इसको क्या कहते थे? दैट इज द मास शेल। मास शेल का नाम सुना था ना, मैंने बताया था आपको या नहीं बताया था? बताया था सर। मास शेल बताया था मुझे, आप अभी भी याद है कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखें ना, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाता है, इसी इक्वेशन से आ जाता है। तो ये याद रखिएगा आपने, ये आपने याद रखना है। सो अगर मैं इसको याद रखूं तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास कि पी ऑफ पाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? पाई आन के 4 मोमेंटम का स्क्वायर, मास ऑफ द पाई आन के स्क्वायर के इंटू c4 के, और पी न्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी म्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोई आप मुझे बताएगा? मास ऑफ म्यून स्क्वायर इंटू c4 के, और पी न्यू न्यूट्रिनो का किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा जी। चलें, ये इतना नॉलेज हमारे लिए काफी है। अब जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन। सो फ्रॉम दिस वन, देखें मैं ये बहुत डिटेल से इसलिए कर रहा हूं कि आगे हमें ये बहुत दफा इस्तेमाल करना है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं इस वाले का दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं, मैं एक एक स्टेप सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आगे जाके मुझे इसको बहुत दफा इस्तेमाल करना है इन चीजों को, तो फिर मैं वहां नहीं करूंगा, ये वहां पर जस्ट मैं इसको क्विकली करता जाऊंगा। इट इज इक्वल टू दिस स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो ये बराबर है, ये चले नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं। सो दिस इज इक्वल टू पी पाई का स्क्वायर किसके बराबर है? एम पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, मैंने अभी निकाला है। ठीक है, ठीक है ना, ये मैंने अभी निकाला है पी पाई स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस थिंग इज इक्वल टू पी म्यू स्क्वायर। तो चलें लिख लेते हैं एक एक करके। स्क्वायर ही खोलना है ना, स्क्वायर खोलना हमें पता है, स्केलर है सारे। तो ये आ गया पी म्यू स्क्वायर प्लस पी न्यू म्यू स्क्वायर प्लस 2। वैसे मैंने मुझे ठहरे, मैं इससे भी ज्यादा आसान तरीके से कर देता हूँ। तरीका ठीक है, मैं इससे भी जरा आसान तरीके से कर दूंगा। ठीक है, मैं जरा इससे भी आसान तरीके से कर देता हूँ, कोई नहीं, तरीका ठीक है ये भी। मुझे निकालना है पी म्यू, तो पी म्यू को मैं एक साइड पे रख लेता हूं और बाकी सारियों को, या पी न्यू को एक साइड पे रख लेता हूं, बाकियों को सम कर देता हूं। तो लेट मी राइट इट एज, इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये ज्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। दिस थिंग, दिस इज इक्वल टू पी न्यू म्यू, यानी कुछ भी गलती नहीं की, तरीका सारा यही अडॉप्ट करूंगा। लिहाजा मैं अब ये कह सकता हूं कि भाई पी न्यू म्यू का स्क्वायर जो है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, क्योंकि अब इनका स्क्वायर खोलना ज्यादा आसान है मेरे लिए। मैं अभी आपको बताता हूं क्यों आसान है। पी न्यू म्यू स्क्वायर आ गया पहला। पी न्यू म्यू स्क्वायर किसके बराबर है हमें पता है, ये चलें राइट हैंड साइड वाले लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड आ गई पी पाई का स्क्वायर प्लस
पी म्यू का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी पाई और पी सब पी पाई पी म्यू। अच्छा चलें, लेफ्ट हैंड साइड पे पी म्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये तो 0 के बराबर है। राइट हैंड साइड पे ये किसके बराबर है? ये बराबर है एम पाई स्क्वायर C4। ये किसके बराबर है? एम म्यू स्क्वायर C4। ये निकालना काम है। अब कोई बताएगा आप में से -2 इसका आंसर क्या आएगा? एनर्जी से जरा खा जाएंगी, ई पाई ई म्यू माइनस, हाँ अब आप मुझे बताएं ना जरा पी पाई डॉट पी म्यू को का मतलब क्या है? ये मैंने आपको रिलेटिविटी में बताई हुई है बात। एक स्टेप में और लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब यहां क्या है, जरा ये बताइए मुझे, क्या मतलब है इसका? ये बात याद रखिएगा, इसका मतलब ये है 4 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मतलब। एक सबस्क्रिप्ट है, एक लॉरेंट्ज, एक जो है वो कंट्रावेरिएंट है और एक जो है वो कोवेरिएंट है। तो अब आप कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट को जरब देना तो आपको आता है, कैसे करते हैं? -2 बाहर आ गया, पहले इनके 0 कंपोनेंट हो गए, फिर इनके आई कंपोनेंट हो गए, और आपको पता है ऊपर और नीचे वाले में एक माइनस साइन का फर्क होता है, तो सॉरी इधर पाई है। अब आप देखें इसका मतलब क्या होगा, ई पाई ओवर सी स्क्वेयर्ड। अच्छा ये याद रखिएगा, मैं अमूमन ये सी के फैक्टर छोड़ देता हूं, क्योंकि हम एडवांस क्लासेस में ये फैक्टर्स छोड़ देते होते हैं, एंड पे लगा लेते हैं, लेकिन अगर मैं कभी भूल जाऊं तो आपने मुझे बता देना है कि मैंने कुछ छोड़ दिया। तो ई म्यू बाई सी माइनस, आपको याद है ना मोमेंटम क्या होता था? ई बाई सी और इनटू मोमेंटम होता था ना, ई बाई सी और क्या नाम है उसका, माइनस पी स्क्वायर। हाँ मेरा ख्याल है हम इसको ऐसे लिखते होते थे, मुझे याद है इसको ऐसे लिखते थे, पी स्क्वेयर को ये चीज लिखते थे, और यहां से फिर ये चीज आ जाती थी फ्रैक्शन, सॉरी मैं अपनी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ई स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर हो जाता था, ई बाई सी लिखते थे ना, और यहां पर कुछ भी नहीं आता था, बनती अल्टीमेटली यही थी इक्वेशन, लेकिन चलें एग्जैक्टली वो लिख लेते हैं जो हम लिखते आए थे पहले, कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर लिखते थे हम, मुझे याद आ गया। अच्छा माइनस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे अब? माइनस साइन क्यों आया है? दिस माइनस साइन इज बिकॉज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर और एक कोवेरिएंट वेक्टर है, और आपको याद होगा मैंने एक्स म्यू को लिखाता था x0 स्क्वायर माइनस एक्स वेक्टर स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस वी पी पाई डॉट वी पी म्यू। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप इस चीज को देखें तो ये तो 0 है आपके पास, कि पी पाई और पी म्यू का डॉट प्रोडक्ट तो 0 है, क्योंकि पी पाई 0 है, सो दिस बिकम्स एम पाई स्क्वेयर, या अच्छा अब यहां भी सी स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, सारे डिमेंशन अब ठीक रखने पड़ेंगे हमें, तो सॉरी मैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं सी को 1 कर लेता होता हूं, तो ये हमें जान छूट जाती है इनसे। -2 ये आ गया ई पाई, सॉरी मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूं इसको, -2 ई पाई ई म्यू ओवर सी स्क्वेयर्ड। अच्छा ई पाई किसके बराबर है? डायमेंशनली सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। ई पाई किसके बराबर है? एम पाई स्क्वायर सी स्क्वायर। एम पाई स्क्वेयर्ड सी स्क्वेयर्ड, शाबाश, एम पाई सी स्क्वेयर्ड है ना, एम पाई सी स्क्वेयर्ड है ना, तो दिस इज एम पाई, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ई सब म्यू, ई
ई म्यू। ठीक है ये बात भी, बस आपने एनर्जी निकाल ली इंटेलिजेंटली सारी, बिल्कुल ठीक आपने किया है। हेंस वी हैव फाउंड ई म्यू। अब यहां से निकालना आपके लिए कोई मसला नहीं है। सो ई म्यू इज इक्वल टू, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। ई म्यू किसके बराबर आ गया अब आपके पास, एम पाई स्क्वायर। सी स्क्वायर मैं इनमें से कॉमन ले लूंगा जिन जिन से निकलता है, एम पाई स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर ओवर 2m पाई इंटू सी स्क्वायर। तो ये लीजिए जी, ये मैंने एनर्जी निकाल ली है म्यू वन की। ठीक है, इसको मैं डिब्बे में बंद कर लेता हूं। म्यू वन की एनर्जी मैंने निकाल ली है, मुझे न्यूट्रिनो की एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? कई तरीके हैं। म्यू, चले म्यू वन का मोमेंटम निकालना है, मैंने म्यू वन का मोमेंटम निकालना है, कैसे निकालूं? P mu is equals to P pi minus थ्री मोमेंटम निकालना momentum है, of antineutrino. थ्री मोमेंटम निकालना है। लेकिन अच्छा शाबाश, चले फिर न्यूट्रिनो का मोमेंटम कैसे निकालूंगा मैं, वो भी तो मसला है ना मेरे लिए। अच्छा, लाइकवाइज यूजिंग, देखिएगा कितना आसान मेथड है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप यूज करें, लेकिन अब आप इस इक्वेशन के साथ इस तरह प्ले करें, इस वाली के साथ, कि अब आप म्यू को इधर रहने दें और इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं और यहां माइनस लगा दें। अब इसका स्क्वायर करें एंड रिपीट द सेम स्टेप्स यू कैन फाइंड। अब बिल कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, देखिएगा सारे स्टेप्स वही करेंगे, यही चीज बनेगी। अब भी सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क आएगा अब आपके पास के, अब आपके पास ई न्यू म्यू जो है वो इसके बराबर आ जाएगी, ई न्यू सब म्यू, दिस इज इक्वल टू एम पाई स्क्वायर्ड। ठीक है, माइनस एम म्यू स्क्वायर्ड ओवर 2m पाई, मेरा ख्याल है ये आएगी अब। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? आप रिपीट कर लीजिएगा जो मैंने स्टेप्स ऊपर किए उन्हीं को। ठीक है, मैं अब दोबारा उनको नहीं कर रहा, मुझे पता है अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एम पाई सी स्क्वायर ही बनेगा, तो इसलिए एक में प्लस में एम यू स्क्वायर आता है, दूसरे में माइनस, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करें तो एम पाई सी स्क्वायर है जो कि होनी चाहिए थी, जो कि पाई आन की एनर्जी है। बट फॉर द न्यूट्रिनो फ्रॉम इक्वेशन, ये मैं एक दफा ये सारी चीजें मैं क्या बता रहा था आपको कि कर रहा हूं डिटेल के साथ। एक सेकेंड यार, मैं इसको रखना चाहता होता हूं, बट फॉर द न्यूट्रिनोस, बट फ्रॉम इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है, आपको आपने ऊपर मुझे लिखवाई थी ये वाली, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर। वी हैव फॉर द न्यूट्रिनो, आप न्यूट्रिनो के लिए मुझे को बताएगा कि ये किसके बराबर आ जाएगी, लेफ्ट साइड जो है ई स्क्वायर, लेकिन किसका ई स्क्वायर? न्यूट्रिनो की एनर्जी का स्क्वायर आ गया, माइनस ये किसके बराबर था? राइट हैंड साइड किसके बराबर होगी?
0, शाबाश। सो इम्प्लाइज वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो ई न्यू म्यूज किसके बराबर आ जाएगा फिर? अब ई न्यू म्यू स्क्वेयर्ड बिकम्स is equal to the modulus of into C। ये आ गया ना। लेकिन हमने तो एक और भी चीज पढ़ी है। देखें, मैंने तो न्यूट्रिनो का, मैंने सवाल में शुरू में क्या रखा था कि क्वेश्चन मैंने क्या किया था, क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई न्यूट्रिनो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द म्यू1, यानी म्यू1 का मोमेंटम क्या है, ये मैंने आपसे कहा था कि निकालना है मुझे। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव, हमने एक चीज तो पढ़ ली थी ना कि पी म्यू जो है वो बराबर है माइनस पी न्यू म्यू के, लिहाजा इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो तो बराबर होंगी। इसकी जो मॉड है वो बराबर होगी इसकी मॉड के, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शंस में डिफरेंट है। हेंस इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं, चलें hence from equation this we have, हमें क्या पता चलेगा यहां पर सी इस इक्वेशन से कि ई न्यू की जगह मैं आप क्या पुट कर दूंगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना इसको? ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये बराबर है पी न्यू म्यू और पी म्यू, तो इसका मतलब है पी न्यू म्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पी म्यू। मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, उससे आपने वेरीफाई करना है कि जवाब यही आता है या नहीं। अच्छा, यहां से क्या मिलेगा हमें, सॉरी, दिस गिव्स अस कि पी म्यू किसके बराबर है? अब ई न्यू म्यू बाई सी, तो ई न्यू म्यू की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा अब अगले स्टेप में। सो दिस इज इक्वल टू ई न्यू म्यू बाई सी विच इज इक्वल टू, ई न्यू म्यू आप निकाल चुके हैं, एम पाई स्क्वायर दिस थिंग इनटू दिस, सो विच इज इक्वल टू, हाँ एक सी का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा बस। सो दिस इज माई मोमेंटम ऑफ द पाइयन। तो मैंने स्पीड निकाल लिया पाइयन की, मोमेंटम कुछ भी नहीं है, पी ओवर सी तो स्पीड ही होती है, तो बात खत्म होगी। एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर ओवर 2 एम पाई सी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका एक चेक है, आप यू कैन चेक योर कैलकुलेशन बाय यूजिंग, अगर आपके पास ये इक्वेशन आप साबित कर देते हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक हो जाएगी कि ई म्यू स्क्वायर्ड माइनस वी पी म्यू स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एम म्यू स्क्वायर्ड C4। अगर आप, वैसे आप यहां से भी निकाल सकते थे कि ई पाई म्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जो आपने निकाली है, उसमें से एम यू सी स्क्वायर निकालते तो यहां से भी निकल आता। तो लेकिन मैंने कहा कि वो बहुत सारे स्क्वायर खोलने पड़ेंगे, तो ये जरा एक और मेथड भी आपको सिखा दूं जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम भी होता है। तो एक ही बात है, अगर आप इसमें पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एंड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ E mu and VP mu, you can see that the two sides are equal। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है, इसको आप
कीजिएगा घर जाके अगर आपका कोई सवाल हुआ। तो मुझे बताइएगा। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन जी? सर जो आपने पीछे डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, जी जी। सर उसमें आपने सिर्फ कंट्रोल कोवेरिएंट को मल्टीप्लाई किया। सर हम पी स्क्वायर भी तो लिखते थे, माइनस पी स्क्वायर, जब हम क्या ओपन करते थे। सॉरी, क्या कह रही हैं आप? सर हम जब डॉट प्रोडक्ट को ऊपर ओपन करते थे जी जी। तो सर हम कंट्रोल कोवेरिएंट को मल्टीप्लाई करते थे और माइनस पी स्क्वायर लिखते थे। हाँ, जब एक जैसे होते थे तो पी स्क्वायर लिखते थे, बिल्कुल। तो सर यहाँ हमने इसलिए नहीं लिखा। तो सर यहाँ तो हमने नहीं लिखा। यहाँ लिखे है ना, अगर म्यू और पाइयान एक जैसे होते तो पी स्क्वायर होता और ये पहले वाला स्क्वायर हो जाता। यहाँ पर एक जैसे तो नहीं है ना जब पी स्क्वायर हो। ठीक है सर। ठीक है, एक जैसे नहीं है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, बात क्लियर है या नहीं? जी सर, क्लियर है। और कोई सवाल हो किसी का? और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन जी? और शाबाश। जी, किसी का कोई सवाल है? तो आप लोग साथ में नोट डाउन करते हैं लेक्चर या नोट डाउन नहीं करते? सर मैं नोट डाउन करती हूँ। आप नोट डाउन करते हैं, ओके गुड। आप नोट डाउन करती हैं, और कौन? सर मैं पिछले 2 लेक्चर से नहीं किए क्योंकि आप हैंडआउट्स दे देते थे। हाँ, तो अब मैं नहीं दिया करूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा और हैंडआउट्स भी नहीं दूंगा, ठीक है ना? ताकि आप लोग साथ साथ नोट डाउन करें, तभी आप कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। जस्ट मेरली स्क्रीन देख के आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते। सर आज के हैंडआउट्स दे दीजिएगा आगे से। नहीं, आज के भी नहीं दूंगा। चलें, आज के मैं दे दूंगा, ठीक है, चलिए सही है। आज तो हमारे रूल्स ऑफ गेम वही थे जो पुराने थे। थैंक यू सर। ठीक, कोई बात नहीं, करो। सर हम नोट डाउन करते हैं ये वाले भी और दूसरी क्लास में भी, लेकिन जब आपके नोट्स पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं, दोबारा से उसके साथ कंपेयर करते हैं तो। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने लिखे हुए नोट्स पढ़ें। क्लास में कौन से नोट्स होते हैं? क्लास में भी आप बाद में अपने लिखे हुए ही पढ़ते हैं ना? ये सर अपने लिखे हुए ही पढ़ते हैं, लेकिन कंपेयर करते हैं तो इजीली लेक्चर दोबारा से रिकॉल हो जाता है। कोई बात नहीं, जब दोबारा रिकॉल करना होगा तो वीडियो सुन लिया कीजिएगा, लेकिन आप एक ही दफा सुन के साथ साथ सवाल क्लियर कर लिया करेंगे तो अपने लेक्चर भी आपके उतने ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, वजह यह ना कि अगर मैं आप लाइव क्लास लेता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लोग आएंगे। अगर लोगों ने नहीं आना तो मेरे लिए तो बहुत बेहतर है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं अपने लेक्चर की और अपलोड कर दूं, जब मर्जी आप सुनते रहें। अगर आप समझते हैं कि वो तरीका ज्यादा बेहतर है तो वो मेरे लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। तो आप लोग क्या समझते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट है या ये ज्यादा ठीक है? ये ठीक है सर। क्योंकि उसमें जी ये है कि ठीक है मैं सर। भी आप। जी जी। जी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, सॉरी? सर यही ठीक है। उसमें ये होगा कि कोई भी ना आए, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इसी तरह टीम्स पे और अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप लोगों के पास जब भी वक्त हो फिर आप देख लिया करें।
सर ये वाला बेस्ट मेथड है। नहीं बेस्ट तो है, लेकिन आप लोग आते नहीं ना, और आते हैं तो पार्टिसिपेट नहीं करते। चले एनीवेज, अच्छा अब मैं चैप्टर 6 आपकी इस किताब का शुरू करूंगा। मैं चैप्टर 4 जो है ना वो बाद में कराऊंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी हमने चूंकि ये पढ़ लिए हैं सिलेक्शन रूल्स वगैरह सारी चीजें, सॉरी अभी हमने ये पढ़ लिया एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन पार्टिकल्स की, तो अब हम अगर सिलेक्शन रूल्स पढ़ ले तो डायरेक्टली इनको अप्लाई करके क्रॉस सेक्शन डीके रेट्स निकालना सीख सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 जो इसका टाइटल ही फाइनमैन कैलकुलस है। थोड़ा सा पहले मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि फाइनमैन कैलकुलस है क्या। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा याद करें, अपने जहन पे जोर दें तो रिकॉल द नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको मैं आगे NRQM कहा करूंगा, NR नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कौन थी श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग वगैरह जो आप पढ़ते थे, ठीक है। जो हम ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है, द ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स। इसका फायदा क्या होता था, दिस वी यूज टू डिस्कस द बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स, याद है, सच एज द हाइड्रोजन एटम एटसेट्रा। आपको याद है ना कि हम बाउंड स्टेट्स के लिए ही ज्यादा अप्लाई करते थे। हम शुरू ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम निकालने से करते थे। हम कहते थे कि जी बोहर्स ने कहा कि बोहर का मॉडल जो था वो एनर्जी की क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करता था वगैरह वगैरह। याद है ना आपको ये बात कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम ज्यादातर बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, या हम इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक, या हम इसको ये भी कहते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी, जिसका अमूमन नाम रखा जाता है इनफाइनमेंट फार्मूलिज्म इन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, या मैं चलें ये लिख देता हूं, यहां पर बड़ा कर देता हूं, इनफाइनमेंट फार्मूलिज्म, ठीक है। फाइनमेंट फार्मूलिज्म में हम क्या करते हैं, इज यूज्ड टू स्टडी द decays and the scattering problems। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए बड़ी यूजफुल है, जिसमें हम डिकेस और जिसमें पार्टिकल्स के फना होने को या पार्टिकल्स के एक दूसरे से स्कैटर होने को हम स्टडी करते हैं। तो यही फाइनमैन की फार्मलिज्म है, और इसको हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी कहते हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी नहीं करते, क्या नाम उसका, ये बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी में भी करते हैं। हम वहां पर भी हाइड्रोजन के एनर्जी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी में भी, और वहां पर भी हम एनर्जीज में करेक्शंस कैलकुलेट करते हैं और बिल्कुल ठीक बैठती हैं। लेकिन जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं वो ये है कि हम फाइनमैन की फॉर्मलिज्म को यूज करेंगे डीके रेट्स और क्रॉस सेक्शंस को निकालने में। लेकिन सबसे पहले हमें यह भी तो याद कराना होगा कि व्हाट आर द डीके रेट्स। आप में से कोई बताएगा कि डीके रेट्स क्या होते हैं? आपने कभी इनका नाम सुना है? किसी चीज के मरने के रेट को कहते हैं ना, कोई वक्त के साथ कितनी जल्दी मर रहा है उसके रेट को कहते हैं। तो आपने तो काफी दफा ये पढ़ा भी होगा। तो आज मैं आपको जो न्यूक्लियर फिजिक्स पे आप चीज पढ़ते हैं ना, वहां तक करा के तो आज मैं छोड़ूंगा, थोड़ा सा ही मजीद काम कराऊंगा मैं, ठीक है। देखिए इन डिकेस, जब कोई चीज फना होती है तो हम क्या सोचते हैं कि वो कब फना होगी, कितने अरसे बाद फना होगी, ठीक है। इन डिकेस द क्वांटिटीज ऑफ द इंटरेस्ट are to calculate
the quantities of interest to calculate is the decay time. Decay time या life time. आपने सब एटॉमिक फिजिक्स में ये पढ़ा भी होगा ऑफ अ पार्टिकल। आपने ये सब एटॉमिक फिजिक्स 1 के कोर्स में पढ़ा भी होगा कि एक पार्टिकल, जिससे आप हाफ लाइफ स्टडी करते थे, याद है आपको? आप कहते थे कि जी अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो टी हाफ कैसे निकलेगा उसको, या अगर आपको पार्टिकल की हाफ लाइफ पता है तो आप नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स निकाल सकते थे आप। तो इन डिकेज द क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट टू कैलकुलेट इज द डिके टाइम और लाइफ टाइम। किसी के जिंदा रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कब तक वो रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, इस सारे काम में we cannot hope to measure या to calculate the decay time tau of any particular, let us say हम अगर म्यू1 की बात करें, एनी पार्टिकल म्यू1, मैंने म्यू1 की बात कर लिया, चलें आप किसी और पार्टिकल की, हम ये नहीं देखेंगे कि एक म्यू1 कब डिके करता है। पर्टिकुलर म्यू1 के लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही। what we look for is the average or mean, ठीक है, लाइफ टाइम, मीन टाउ। अब मैं टाउ क्या ही दिया उसको, तो लाइफ टाइम को तो हम एवरेज टाइम करते हैं मेजर इन एनी लार्ज सैंपल। हम ऐसे बहुत से पार्टिकल लिख लेते हैं और देखते हैं कब वो आधे रह गए तो उनसे उसकी हाफ लाइफ निकल दिया, तो हम इसी तरह मेजर करते हैं एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल का लाइफ टाइम हम नहीं मेजर करते, ये बात याद रखिएगा। आपने शायद ये बात भी पढ़ी होगी कि एक जो हाइड्रोजन है वो सेम होती है, चाहे वो सितारों में हो, लैब में हो, किसी की जेब में हो, सारे हाइड्रोजन के एटम एक ही जैसे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, ऑल द म्यूऑन्स आर, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहे हैं, ऑल द म्यूऑन्स, ऑल द म्यूज, वेदर they are prepared in labs, coming from cosmic rays, etc. are all the same, perfectly identical। same का मतलब क्या है, सारे identical होते हैं, कोई फर्क नहीं होता इनमें, सारे म्यूऑन एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। and it doesn't depend when they were produced, कि उनको पैदा कब किया गया था। इसका मतलब यह है चूंकि सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे हैं तो ज्यादा यूजफुल जो चीज है वो डिके रेट है। इट मींस द यूजफुल थिंग टू कैलकुलेट इज द डिके रेट। डिके रेट का मतलब क्या होता है, सॉरी मैंने क्या किया, डिके रेट को हम डिनोट करते हैं गामा से, बड़े गामा से। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट एनी गिवन म्यू विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है। यानी देखिए, अगर आपका पास बहुत बड़ा सैंपल है तो आप एक पार्टिकल की बात नहीं करते, फिर बात होती है प्रोबेबिलिटीज की, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट टाइम किसी पार्टिकल के डिसइंटीग्रेट होने की। यह बात क्लियर है सबको या नहीं? ये क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। जब ये याद रखिएगा बड़ा सैंपल होता है तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम होती है, और ये डिके रेट जो है ना ये लाइफ टाइम से रिलेटेड है। मैं आप ये साबित करके तो छोड़ दूंगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द let us have a large collection of the muons, ठीक है। and
n ऑफ t जो है ना रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ muons represents their number at time t. किसी टाइम t पे जो उनका नंबर है वो ये वाला है n ऑफ t। अच्छा चलें, अगर वो गैमा उनका डिके रेट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि n गैमा dt को क्या पढ़ेंगे फिर? n गामा, कौन बताएगा? dt। ये चीज फिर क्या होगी? इसका मतलब है जब टाइम टी से dt गुजरा, डीके करने की प्रोबेबिलिटी गैमा थी, n टोटल थे, तो टोटल को अगर गैमा dt से जरब दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने हैं जो डिके किए हैं अगले dt के अंदर। ठीक है, हेंस इट वुड डिक्रीज द रिमेनिंग। ऐसी चीजें आपने बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स में की होंगी, आई एम श्योर। द रिमेनिंग नंबर बाय dn कितना हो जाएगा? dn इसी का नेगेटिव होगा, जितने ये होंगे चेंज इन n उतनी ही आएगी, चेंज इन n उतनी होगी जितने ये डिके कर जाएंगे n गैमा dt, इस नंबर से वो चेंज हो जाएगा। या इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? यहां से आपका देखा वाला जो लॉ है, dn ओवर n इज इक्वल टू माइनस गामा dt। या यहां से क्या आ जाता था आपके पास? अगर इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे n ऑफ 0 होते तो n ऑफ t किस तरह निकल आते? दे आर n ऑफ 0 एट टाइम, यानी n0 इंटू e टू द पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा dt, माइनस गामा t, ऐसे निकालते थे आप। यानी दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां सबसे, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई सवाल हो आपका तो कोई सवाल नहीं है? नो सर, नहीं है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हैं। जी जी, सर अब आपने देखिए ना एक्सपोनेंशियल क्लास डिक्रीज एक की नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज, अगर सैंपल है प्रोबेबिलिटी है तो उसके साथ जाएगी। जी प्लीज। सर आपने ना क्लास में एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जब जब फोटोन आएगा तो आप लोगों ने याद रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स होगी। आपने क्लास में एक दफ़ा बताया था। तो नहीं सर नहीं, अगर नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सर आपने बताया था, मुझे याद है, आपने बताया था मुझे मतलब। अगर मैंने बताया था, आपको याद है तो गलत याद है। मैंने नहीं कोई ऐसी चीज बताई कि जब जब फोटोन आएगा तो क्वांटम मैकेनिक्स होगी, मैंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। सही है, ठीक है सर। नेवर एवर मैंने ये कहा मैम हो, ये तो कहा हो सकता है कि जब जब वेक्टर पोटेंशियल आएगा तो क्वांटम मैकेनिक्स होगी, क्योंकि ऑर्डिनरी मैकेनिक्स में मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक पोटेंशियल नहीं है। ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि जब जब फोटोन आएगा तो क्वांटम मैकेनिक्स होगी। नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है, फिर मे बी मुझे मिस्टेक हुई हो। नहीं, सवाल क्या है? चले इन एनी केस। सर फिर मुझे यही था कि मैंने वहाँ पे आपने कहा था, तो फिर यहाँ पे एक नॉन रिलेटिविस्टिक और एक रिलेटिविस्टिक है, तो फिर मेरा वही था कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक होगी तो वहाँ पे तो फोटोन नहीं होगा ना। फोटोन हर जगह होता है बेचारा, लेकिन फोटोन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होता है। जी, तो फिर इस वजह से रिलेटिविस्टिक मैंने क्वांटम मैकेनिक्स। यस सर, सॉरी। नहीं नहीं, नॉन रिलेटिविस्टिक में भी आता है जब आप प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन करते हैं तो वहां जी पर भी आता है। जी थोड़ी वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल। पी को पी माइनस ई ए से रिप्लेस करते हैं जब आप क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, और वहीं से सारे लैंडाउ लेवल्स वगैरह हर चीज बनाते थे। याद है ना जी आपको? जी, हाँ, तो यस वहां सर, यस। बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
सही है सर, ठीक है सर, वो मुझे मिस्टेक हुई है, सॉरी। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई बात, कोई ऐसी बात ही नहीं। अच्छा चलें, एक चीज अब मैं अब साबित करता हूं कि ये रेट जो है गामा, इसका डीके टाइम से क्या रिश्ता है। तो चलिए एन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी मुझे कोई लिखवाएगा आप में से किसके बराबर होगा? एन ऑफ टी आपने निकाल लिया इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन है, इससे आपने एन ऑफ टी निकाल लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि एन, अच्छा इसको एन ऑफ जीरो लिखने की बजाय ये कर लें, आप इजाजत देते हैं कि इसको ऐसे लिख लें एन नॉट इनिशियल थे टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, एक्सपोनेंशियली फ्रॉम एन जीरो। अब क्लियर हो जाएगा कि एन जीरो से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे थे। अगर इस इक्वेशन में एन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या करूंगा? जहां जहां पे टी है उसकी जगह मैं क्या चीज लिख दूंगा? टी प्लस, जहां जहां पे वो है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? एन ऑफ टी प्लस डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह लिख सकता हूं एन आर डी टू पावर गैमा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा डी टी। आपको पता है एक्सपोनेंशियल एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और अब अगर डी टी बहुत छोटा है तो इसका मतलब है इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस थिंग इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी इंटू, इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूं। चलें, मैं इसकी सीरीज खोल लेता हूं इस एक्सपोनेंशियल की, और मैं इसको पहली टर्म तक लिख लेता हूं वन माइनस गामा डी टी। ये भी ठीक हो गया। अच्छा चलें, सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स that decay between t and t plus dt are कितने होंगे जी? ये आप में से को बताएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? ये माइनस एन ऑफ टी प्लस डी टी, यही बनेंगे ना। सो दिस इज इक्वल टू, आप पुट कर दें, आपने तो कुछ काम भी नहीं करना। एन ऑफ टी का फॉर्म आपको पता है क्या है, उसकी जगह ये वैल्यू रख दें आप, एन आर डी टू द पावर माइनस गैमा टी, और दूसरे की जगह ये वैल्यू रख दें माइनस दिस थिंग। अब आप इसको खोल लें तो आप देखें पहली टर्म से कैंसिल हो जाएगी और माइनस प्लस बच जाएगा, तो बचेगी ये चीज दिस थिंग इनटू गामा डी टी, ठीक है ना। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक होगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं हम रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि प्रोबेबिलिटी इज पी टी डी टी किसी एक की रैंडमली सिलेक्टेड वन की, वो क्या होगी? वो होगी पी ऑफ बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टीज गामा, क्योंकि रेट है, इनटू यही चीज होगी बेसिकली। किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया मैंने सारों में से, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और टाउ क्या होता है? देखिए ये प्रोबेबिलिटी है टाइम डी टी। टाउ क्या होगा फिर? आपने क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ी हुई है क्वांटम मैकेनिक्स में कि जिस भी चीज की आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है उसको प्रोबेबिलिटी से ज़रब देते हैं, ठीक है। इंटीग्रल बिटवीन जीरो टू टी नहीं बल्कि जीरो टू इंफिनिटी, टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना। टी को ज़रब देंगे, टी टाइम था, उसकी प्रोबेबिलिटी से किसी इंडिविजुअल की, और सारे के सारे टी डी टी पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब आप इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है और ये इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, तो कर लेंगे इंटीग्रल, यानी गामा तो एक नंबर है उसको बाहर आ जाएगा। आप में से कोई बताएगा इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा? शाबाश, बेशक पीस ऑफ पेपर पे कर भी लें, आसान सा इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल है, और साथ में सॉरी टी लिखना भूल गया हूं, ये वाला, ठीक है। तो चले मैं यहां पर लिख भी देता हूं, द प्रोबेबिलिटी, जो ऊपर मैंने बोला था ताकि आपको आपके नोट्स मुकम्मल हो जाएं। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल selected
कोई भी हमने सिलेक्ट किया, कोई एक एटम, इसलिए एन नॉट को मैंने 1 किया, कोई एक इंडिविजुअल एटम सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, डीके फ्रॉम अ सैंपल बिटवीन फ्रॉम एन इनिशियल सैंपल कर लेते हैं, यानी आउट ऑफ एन नॉट मैंने कोई एक ले लिया है, फ्रॉम एन इनिशियल सैंपल बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी इज, इस इंटीग्रल का आंसर क्या होगा जी? टाउ इज इक्वल टू, अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करें ना तो इस आंसर इसका आएगा गामा, सॉरी, इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो है 1/, गामा स्क्वायर्ड। एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो टी खत्म होगा, दूसरी दफा करेंगे और गामा आ जाएगा नीचे, और दूसरी दफा करेंगे तो दूसरा गामा, तो एंस टाउ इज इक्वल टू 1/, हम एच बार को 1 लिया होता है हमने डायमेंशंस में, लेकिन खैर दिस इज द, तो ये रिलेशनशिप है। अगर आप डिके रेट निकाल लें तो आप पार्टिकल का डिके टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक एटम लिया सैंपल में से और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, और उससे लेकर फिर मैं आगे चला हूं। अगर आपका यहां तक प्लीज कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर भी अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये प्रोबेबिलिटी वाली बात को रिपीट कर दें। अच्छा मैं कर देता हूँ, और भी कोई चीज रिपीट करनी है तो वही बताइए। मैंने ये कहा था कि देखिए ये तो हमने निकाल लिया टोटल पार्टिकल्स, इनिशियल में एन ऑफ टी थे, वक्त जिस जो टाइम टी पे थे वो एन आर डी टू द पावर माइनस गामा टी थे। जब वक्त थोड़ा सा और गुजरा तो एन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी में को भी हमने निकाली और कहा कि टाइम डी टी बहुत छोटा है, इसलिए हमने बाद वाले की एक्सपोनेंशियल सीरीज खोली। तो ये आगे ये डिफरेंस आ गया बिटवीन टी एंड टी माइनस डी टी वालों का। अब अगर इसको मैं एन नॉट से डिवाइड कर दूं तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर बच जाएगा ना, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी प्लस डी टी ओवर एन नॉट अगर कर दूं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है ना किसी एक पार्टिकल की डीके करने की डी टी में, उसमें से अगर एक ही सिलेक्ट करूं मैं, यानी एन नॉट की जगह अगर मैं 1 कर देता तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती थी ना किसी एक वाले की, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, वो इसके बराबर थी। और जब मैंने इसको सारे पे टी रख के इंटीग्रेट किया तो ये टाउ जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द टाइम है, उसको प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे और डी टी से पे इंटीग्रेट कर देंगे, ये आंसर निकलता है इसका कि टाउ जो है वो इनवर्स ऑफ द गैमा है। क्लियर है या नहीं? फिर एक्सप्लेन कर दूं कहते हैं तो? नो सर क्लियर है। और एक दफा इसको फिर देखिएगा, ठीक है, यानी एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो टाइम डी टी गुजरने के बाद कम हो गए। अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल लेता तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती डी टी के बाद ये वाली, तो अगर मैं टाइम निकालता उसका तो मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता एंड दैट्स ऑल, और इंटीग्रेट कर देता। ओके सर। ओके चलें, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं।